नमस्कार बच्चों, राजहंस पाठशाला में कक्षा 10वीं के हिंदी के सभी छात्रों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आजकल आप MCQs की जमकर तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी आगामी परीक्षा बहुत अच्छी हो। आपको याद होगा हमने अब तक वाच्य के MCQs कर लिए हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के भी MCQs कर लिए हैं और आज हम पाठ पढ़ रहे हैं बाल गोविंद भगत। इस पाठ को भी मैंने कई चक्रों यानी कई राउंड्स में बांटा है और विषय के अनुसार इनका वर्गीकरण किया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं प्रथम चक्र, जिसमें प्रश्न होंगे लेखक परिचय पर आधारित। तो चलिए पढ़ें प्रथम चक्र बाल गोविंद भगत से और लेखक परिचय से जुड़े हुए MCQs करें। पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? निराला, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी या जयशंकर प्रसाद? आपको याद होगा इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिए बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अब दूसरा प्रश्न, बेनीपुरी जी ने इनमें से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तरुण भारत, किसान मित्र, धर्मयुग या जनवाणी? इनमें से आपने अगर लेखक परिचय ध्यान से पढ़ा है तो आप 1 मिनट में पहचान जाएंगे। धर्मयुग वो पत्रिका है जिसका संपादन बेनीपुरी जी ने नहीं किया था। कालांतर में धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। तो याद रखिए कि ये पत्रिका है धर्मयुग। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का समग्र साहित्य 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जिसे नाम दिया गया है राम वृक्ष रचनावली, बेनीपुरी रचनावली, राम रचनावली या बेनीपुरी साहित्य। तो ये ऐसे नाम जब कई बार आते हैं तो कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए कृपया इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। आइए जाने सही जवाब क्या है? बेनीपुरी रचनावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेनीपुरी जी की रचना नहीं है कौन सी? पतितों के देश में, अम्बपाली, चिता के फूल, सूर सारावली। यहाँ पर तो वैसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं, सूर सारावली सूरदास की कृति है और ऐसी कृतियों को आप तब याद रख सकते हैं जबकि आपको बेनीपुरी जी की रचनाओं के नाम ध्यान हो। अगला प्रश्न, अपनी विशिष्ट शैली के कारण बेनीपुरी जी को कहा जाता है कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, आवारा मसीहा या कवि कुल गुरु? तो इनको साहित्य में कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखिए अपनी विशिष्ट शैली के कारण बेनीपुरी जी कलम का जादूगर कहलाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं द्वितीय चक्र से। हमने अभी तक प्रथम चक्र में लेखक परिचय से जुड़े हुए प्रश्न किए, अब हम पाठ परिचय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के लिए द्वितीय चक्र में। प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का लेख है? निबंध है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है या कहानी है? तो आप ध्यान रखिए पाठ परिचय में शुरू में ही पंक्तियों में लिखा हुआ है यह एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र का मतलब होता है कैरेक्टर स्केच बनाना, यानी लेखक अपने शब्दों के माध्यम से ही शब्दों का एक ऐसा चित्र बना देता है कि हमें लगता है कि वो पात्र, वो घटना हम सबके सामने हो रही है, जैसे कोई स्केच बना दिया हो। अगला प्रश्न लेते हैं, पाठ में बाल गोविंद भगत किन गुणों का प्रतीक हैं? प्रतीक का मतलब किनका सिंबल बन चुके हैं वो, उनको देखकर क्या चीज़ें ध्यान आती हैं? मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना या तीनों के प्रतीक हैं? तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, उनके अंदर ये तीनों ही गुण थे। उनमें मनुष्यता भी थी, लोक संस्कृति का भाव भी उनके अंदर था और उनके अंदर सामूहिक चेतना थी, यानी पूरे समूह को वो चैतन्य में ले आते थे। उनके अंदर लोगों को इंस्पायर करने की, उनको प्रेरणा देने की शक्ति थी। अगला प्रश्न लेते हैं, बाल गोविंद भगत के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया है। याद रखिए जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जवाब को गलत कर जाते हैं और गलत जवाब को सही कर जाते हैं। तो ऐसे तथ्य पढ़िए, वे साधु होने का दिखावा करते थे,
ये पहला तथ्य ही हमें गलत लग रहा है, क्योंकि वो साधु होने का दिखावा नहीं करते थे, वो सचमुच मन से तन से साधु की तरह से जीवन जीते थे। अगला है, वे गृहस्थ होकर भी साधु थे, ये बात ठीक है। वे समाज की गलत रूढ़ियों का विरोध करते थे, ये भी हमने देखा कैसे उन्होंने अपनी पतोहू का दोबारा विवाह करने की आज्ञा दी, उनसे अंतिम संस्कार इत्यादि करवाया। वे सन्यासी होकर भी मानव मात्र से सरोकार रखते थे। सरोकार का मतलब है उससे मतलब रखते थे, मनुष्य से मतलब रखते थे, उनको केवल मनुष्य से मतलब था, वो जाति प्रथा इत्यादि में विश्वास नहीं करते थे। तो हमें दिखाई देता है कि इसमें पहला वाला विकल्प जो है वो गलत है, वे साधु होने का दिखावा करते थे। इसलिए इस सवाल का जवाब यही है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा तथ्य सही नहीं है यही पूछा गया है। अगला प्रश्न, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है? ग्रामीण जीवन का, भारतीय लोक संस्कृति का, कृषक जीवन का या तीनों का? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बाल गोविंद भगत के चरित्र को देखकर, उसके बारे में पढ़कर हमें क्या क्या पता चलता है। वो गांव से जुड़े हुए थे, इसलिए ग्रामीण जीवन का वर्णन हमें इस पाठ में मिलता है। भारतीय लोक संस्कृति, भारत की जो कल्चर है, जो अर्बन कल्चर है उसके बारे में, और जो रूरल कल्चर है उसके बारे में हमें जो ज्ञान होता है उसको हम लोक संस्कृति कहते हैं। तो लोक का मतलब होता है लोग, देश, किसी देश में, नगर में या शहर में लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति, हमें कल्चर जहाँ पता चलती है वो लोक संस्कृति कहलाता है। तो हमें यहाँ पे रूरल इंडिया यानी ग्राम्य भारत का सांस्कृतिक चित्रण दिखाई देता है। कृषक जीवन का भी हमें यहाँ चित्रण दिखाई देता है। कृषक का मतलब किसान, बाल गोविंद भगत खुद भी किसान थे और गांव में भी अधिकांश लोग किसान थे, तो उनका भी वर्णन मिलता है। इसका मतलब इसका सही विकल्प है तीनों का, यहाँ पर तीनों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इस पाठ के माध्यम से श्री राम वृक्ष बेनीपुरी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बाहरी वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता, ठीक बात है। केवल दिखावे से या उसका रूप रंग से या वो कैसे कपड़े पहने हुए उससे वो सन्यासी नहीं बन जाता। बाह्य अनुष्ठानों से कोई संत नहीं बन जाता। अनुष्ठान का मतलब होता है किसी व्यक्ति के कार्यकलाप, उसके काम करने का ढंग, उससे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो संत है। मनुष्य को अपनी बात मनवाने के लिए साधु वेश धारण करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं साधु हूँ तो इस वजह से वो साधु वेश धारण करेगा, तब कहीं लोग मानेंगे। अब ये बात कुछ ठीक नहीं लगती है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के लिए ये दो विकल्प ठीक सही बैठते हैं, पहला और दूसरा विकल्प सही है। क्या, एक बार फिर पढ़ते हैं। बाहरी वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता। हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत सादा गृहस्थ जीवन जीते थे, इसलिए वो सन्यासी की तरह तो ऐसे विशेष रूप से नहीं रहते थे। और बाहरी दिखावा या आचार विचार भी ऐसा नहीं था उनका कि कोई उनको संत कहे। इसलिए पहला और दूसरा दोनों विकल्प ठीक है, क्योंकि तीसरा गलत है। अगला प्रश्न हम लेते हैं अब तृतीय चक्र से, जो कि पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों पर आधारित है। बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे? मंझोले कद के थे। मंझोले का मतलब मीडियम कद के थे, गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, बहुत कम कपड़े पहनने वाले थे। ये तीनों ही बातें बाल गोविंद भगत के लिए सही साबित होती हैं। इसका सही विकल्प है उपर्युक्त तीनों, यानी घ वाला विकल्प ठीक है। बाल गोविंद भगत कैसा तिलक लगाते थे? कुमकुम तिलक लगाते थे, आराधक तिलक लगाते थे, रामानंदित तिलक लगाते थे, त्रिपुंड लगाते थे। सभी अलग अलग प्रकार के तिलक हैं। आप ध्यान रखिए, आपको याद दिलाने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बाल गोविंद भगत कबीर के उपासक थे, उनके फॉलोअर थे, उनके अनुयायी थे। तो कबीर जो थे उनके गुरु थे रामानंद, इसलिए इस संप्रदाय में रामानंदी तिलक लगता है। इसलिए इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, रामानंदी तिलक लगाते थे बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? साहब का मतलब किसे अपना स्वामी मानते थे? भगवान को या गांव के मुखिया को, ज़मींदार को या कबीर को? तो हम सब जानते हैं कि कबीर को वो अपना साहब मानते थे, अपना स्वामी मानते थे। अगला प्रश्न है, साहब का दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर था? ये हमें याद रखना है कि वो कितनी दूर था, क्योंकि इसमें हम जो संख्या है उसके कारण कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ये 4 कोस दूर था या 2 मील दूर था, 1 कोस दूर था या 4 मील दूर था? अब देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। 4 कोस दूर था, इसको विशेष रूप से ज़रा याद रखिएगा। कबीरपंथी मठ में बाल गोविंद
अपने खेत की पैदावार को किस रूप में चढ़ाते थे? एहसान के रूप में चढ़ाते थे? नहीं, हम देखते हैं वो कितने सादा और विनम्र व्यक्ति थे, कबीर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। दान के रूप में भी नहीं देते, क्योंकि दान देने का मतलब ये है कि कहीं ये भाव आ जाना कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, ऐसा एहसान वो नहीं कर रहे थे। भेंट रूप में, भेंट का मतलब है एक गिफ्ट के रूप में चढ़ाना, उपहार के रूप में चढ़ाना, ये बात ठीक लगती है। कृपा करने के लिए, ऐसा भी नहीं कि वो कृपा कर रहे थे कबीरपंथी मठ पर या वहाँ के साधु संतों पर, इसलिए सही विकल्प है कि वो भेंट रूप में उसको चढ़ाते थे। अगला प्रश्न लीजिए। आषाढ़ के महीने में सभी किसान खेती की कौन सी प्रक्रिया करते हैं? ये प्रश्न थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, खेती से जुड़ा हुआ है, जिसका हम लोग अपने जीवन में ज़्यादा दर्शन नहीं करते, तो हमें वो नाम भी कम याद रहते हैं। गुड़ाई, गुड़ाई असल में होता है जब मिट्टी को जो ऊपर की लेयर है उसको थोड़ा खोद कर एयर उसमें पास करने के लिए उसको तैयार किया जाता है, तो वो गुड़ाई कहलाती है। निराई होती है जब पौधे लग जाते हैं, उसके बाद में बीच बीच में खुरपी वगैरह से उसके आसपास की स्पेस में मिट्टी को थोड़ा सा खोदना, जिससे कि उसमें पानी आराम से जा सके। रोपनी जो है वो यहाँ प्रक्रिया है जिसके बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनके पौध बनाकर लगाई जाती है। आपने अक्सर गाँव में देखा होगा, खेतों में धान रोपते हैं किसान लोग बरसात के दिनों में, एक एक सैपलिंग, एक एक पौधा, एक एक पौध लेकर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगातार लगाते चलते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था, जब उसका वीडियो डाला था, तो उसमें रोपनी का चित्र भी है, आप देख भी सकते हैं। कटाई यानी फसल की कटाई, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आषाढ़ का महीना, क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हुआ है, बारिश हुई है, मिट्टी खेतों की नरम पड़ चुकी है, पानी भर चुका है, तो उसमें रोपनी होती है। बाद में उस पानी को पाकर पौधे बड़े होंगे, लेकिन उस समय रोपनी का कार्य होता है, तो सही जवाब है इसमें रोपनी। अगला प्रश्न है, भादों की अधरत्या में बाल गोविंद कौन से गीत गाते थे? मेरे तो गिरधर गोपाल, आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध मीरा का गीत है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा, इसमें ये जो है, ये गीत आपको मैंने अर्थ भी समझाया था कि ये मुसाफिर जो है आत्मा है, और उसकी गठरी में चोर लगने का मतलब है छल कपट ईर्षा द्वेष आदि जो दोष लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे हमारे सत्कर्मों की गठरी को कम करते चले जाते हैं, उसमें से चुराते चले जाते हैं अच्छे कर्मों को। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, ये गीत भी वो गाते थे। तो यहाँ पर सही विकल्प है ख और ग। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल गोविंद की प्रभातियाँ किन महीनों में गाई जाती हैं? थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रभात काल में जो गीत गाए जाते हैं वे बाल गोविंद भगत शुरू करते थे सर्दी के सीज़न में, यानी हल्की हल्की ठंड शुरू हुई, और जब हल्की हल्की ठंड रह गई यानी गर्मी आ गई, यानी सर्दी की शुरुआत और सर्दी के ख़त्म होने तक ये प्रभातियाँ चलती थी। वो घर में बैठकर भजन गाते थे। तो आषाढ़ में तो नहीं, अब ये भी हम पढ़ के चुके हैं, उसमें तो रोपनी होती थी, खेतों में जाते थे। भादों के महीने में भजन वगैरह गाते थे, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा। कार्तिक से फागुन तक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपावली के आसपास हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, और फागुन आता है होली के आसपास, तब होली में ठंड हल्की हल्की रह जाती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो कार्तिक से फागुन तक का समय ऐसा था जब वे प्रभातियाँ गाते थे, गर्मी भर वो प्रभाती नहीं गाते थे। तो सही जवाब कौन सा है? सही विकल्प है कार्तिक से फागुन तक। अगला प्रश्न है, लेखक ने माघ की एक किटकिटाने वाली भोर में भगत को भजन गाते हुए कहाँ देखा? आपको ध्यान होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी घर में सो रहे थे, उनके कानों में बाल गोविंद भगत के भजन पड़े, और वो सुबह सर्दी में भोर के समय भी उठकर उनके भजन सुनने के लिए चले गए, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ हुआ था, कहाँ उन्होंने भजन गाए थे? घर में गाए थे, खेत में गाए थे, पोखर के भिड़े पर गाए थे, या साहब के दरबार में? तो हमें मालूम है वो नदी में स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन भोर के समय, और लौट कर आते थे तो गांव के बाहर जो पोखर था उसके भिड़े पर, यानी उसकी जो एक नेचुरल दीवार जैसी बन गई थी, वहाँ पे किनारे पर बैठकर भजन गाते थे। अगला प्रश्न, भोर के समय कौन सा तारा चमकता है?
ये वैसे भी याद रखने वाला प्रश्न है। भोर के समय ध्रुव तारा है, शुक्र तारा है, पुच्छल तारा है, तारामंडल है। तो इसका सही जवाब है शुक्र तारा है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत गाने के लिए किस वाद्य का प्रयोग करते हैं? वाद्य का मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो? करताल, जिससे अक्सर लकड़ी का एक ये यंत्र होता है जिसमें छोटी छोटी मेटल की प्लेट्स टाइप से लगती हैं, वो आपस में टकराती हैं और आवाज़ होती है, तो ये भजन कीर्तन में यूज़ होता है। एक तारा होता है, तानपुरे जैसा एक छोटे आकार का वाद्य होता है, इसमें केवल एक ही तार होता है। ढोलक आप जानते हैं सब गीतों में चलता है, बजाया जाता है। और खंजड़ी जो थी उसका इस्तेमाल वो करते थे। खंजड़ी एक डफली जैसा सा वाद्य होता है जिसको बजा कर गाया जाता है गीत। तो ये सही जवाब है इसका खंजड़ी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद गर्मियों में क्या गाते थे? कौन से गीत गाते थे? प्रभाती गाते थे, अभी भी हम पढ़ चुके हैं। कार्तिक से फागुन के महीने में तो प्रभाती गाते थे, सर्दियों में तो ये तो नहीं है जवाब। संध्या, गर्मियों में संध्या जो होती है तभी थोड़ी सी ठंडक होती है, लोग शाम को ही कोई कार्य कर पाते हैं, दिन में धूप और गर्मी के कारण वो कोई काम नहीं कर पाते। तो बाल गोविंद भगत अपने घर में आंगन में बैठकर संध्या गाते थे, संध्या के समय भजन गाते थे, उसको संध्या कहते हैं। फाग गाया जाता है होली के समय, चैती गाई जाती है चैत्र के समय, जब चैत्र में नवरात्र आते हैं, रामनवमी आती है, इसलिए इसका सही जवाब है संध्या। अगला प्रश्न, भगत का पुत्र कैसा था? स्वस्थ था? हम जानते हैं वो स्वस्थ नहीं था। हंसमुख था? ये भी नहीं था। स्वस्थ और बोधा, सुस्त और बोधा, ये हम जानते हैं कि वो सुस्त सा था, और बोधा का मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ी कम हो, मंद बुद्धि था। इससे सही जवाब इसका है सुस्त और बोधा। अच्छा व्यापारी, ये भी सवाल नहीं उठता क्योंकि वो सामान्य बालक नहीं था। भगत की पतोहू में कौन सी विशेषताएं थीं? अब हम जानते हैं कि लेखक ने उनके पुत्र वधू की बहुत तारीफ की है। वो कैसी थी? सुभग और सुशील थी, ये बात ठीक है बिल्कुल। सुशील स्वभाव की थी, कुशल प्रबंधिका, घर अच्छे से देखती थी, अच्छे से प्रबंधन करती थी, व्यवस्था करती थी। स्वतंत्र विचारों वाली वो नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में वैसे भी स्त्रियां इतने स्वतंत्र विचारों वाली नहीं थी, और वैसे भी स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री अच्छी नहीं मानी जाती। उसका कारण ये है कि वो लीक से हटकर कुछ विचार रखती है जो कभी कभी समाज के लिए विरोधी भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं विचार, लेकिन स्वतंत्र विचार वालों का प्रयोग ज़्यादातर नेगेटिव अर्थ में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा क और ख, क्योंकि वो सुभग और सुशील भी थी, कुशल प्रबंधिका भी थी, इसलिए क और ख दोनों ही विकल्प ठीक हैं, इसलिए घ विकल्प ठीक होगा। इससे अगला प्रश्न, अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत भक्ति गीत क्यों गा रहे थे? पहली बात, आत्मा परमात्मा में मिल गई, ऐसा उनका मानना था, ये बात बिल्कुल ठीक है। विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी ईश्वर से मिल गई, ये भी वर्णन आता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर से दूर होती है तो वो उसमें विरह में होती है, विरहिणी होती है, यानी उससे बिछुड़ने का दुख होता है उसको। इसलिए वो मरने के बाद, मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा जब ईश्वर में मिल जाती है तो यही माना जाता है कि विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी ईश्वर से मिल गई है। उन्हें पुत्र की मृत्यु की बहुत खुशी थी। ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता किसी भी पिता के लिए कि वो अपने बेटे की मृत्यु पर खुश हो। वो खुश नहीं थे, लेकिन ये जो आध्यात्मिक कारण थे इस वजह से वो भजन गा रहे थे। क और ख दोनों, तो सही विकल्प इसमें होगा क और ख दोनों। अगला प्रश्न, बाल गोविंद ने किन परंपराओं को तोड़ा था? हम सब जानते हैं कि वो समाज की जो रूढ़ी जर्जर परंपराएं थी उनको तोड़ने वाले थे। पुत्र की मृत्यु पर कोई क्रियाकर्म नहीं करवाए उन्होंने, ये बात सही है बिल्कुल। पुत्र वधू से बेटे का अंतिम संस्कार करवाया, ये बात भी सही है, जबकि उस युग की तो क्या बात है, आज तक भी पुरुष लोग ही अंतिम संस्कार करते हैं। यह हमारे समाज में व्यवस्था थी नहीं, लेकिन बाल गोविंद भगत ने इसको तोड़ा था। पुत्र वधू का पुनर्विवाह करवाया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जबकि उस जमाने में विधवा विवाह नहीं होते थे। उपर्युक्त सभी सही, यहाँ पर उपर्युक्त सारे जवाब बिल्कुल ठीक हैं, तो सही विकल्प है घ। अगला सवाल, भगत ने पुत्रवधू को पुनर्विवाह के लिए भाई के साथ कैसे भेजा? घर छोड़कर जाने की दलील देकर, दलील का मतलब अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखकर या फिर अपनी ये बात मनवाते हुए एक लॉजिक जैसा रखा कि मैं चला जाऊंगा अगर तुम यहाँ रही तो, तुमने अगर पुनर्विवाह नहीं किया तो ये बात ठीक है।
हमने जो कहानी पढ़ी उसमें ऐसा ही दिया गया है। डांट कर, वो कभी डांटते ही नहीं थे अपने पुत्रवधू को, बुरा भला कहना भी लगभग डांटने के समान ही होता है, वो भी नहीं करते थे। भजन गाकर, भजन गाते थे लेकिन उस समय पुनर्विवाह के लिए कहते समय उन्होंने भजन नहीं गाया था। तो ये जो सही जवाब है वो है घर छोड़कर जाने की दलील देकर। अगला प्रश्न, गंगा स्नान करने के लिए भगत कितनी दूर यात्रा करके जाते थे? 2 मील दूर, 30 कोस दूर, 3 मील दूर या 2 कोस दूर? तो मैंने आपको, जैसा पहले भी एक प्रश्न ऐसा आया था तो कहा था ये संख्याएं थोड़ी सी याद रखिए, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है। सही जवाब है इसका 30 कोस दूर। 30 कोस दूर वो यात्रा करके जाते थे। अगला प्रश्न, गंगा स्नान की यात्रा में बाल गोविंद उपवास क्यों करते थे? क्या कारण था? गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगते। हम जानते हैं कि बाल गोविंद भगत संत स्वभाव के थे, संतों की तरह रहते थे, लेकिन वो फिर भी गृहस्थ थे। तो गृहस्थ होने के कारण वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। साधु किसी का सहारा नहीं लेते, साधु भी थे, इसलिए वो बिना किसी सहारे के या किसी से कोई उम्मीद किए यात्रा करते थे। वे बहुत घमंडी थे, ये बात बिल्कुल गलत है। क और ख दोनों, तो हमारे ये जो 2 पहले के विकल्प हैं वो ठीक हैं, इसलिए घ विकल्प हम सही चुनेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न, लेखक ने बाल गोविंद भगत की अंतिम अवस्था का वर्णन कैसे किया है? अंतिम पंक्तियों में उन्होंने बाल गोविंद भगत की मृत्यु का वर्णन किया है। तो तागा टूट गया था। हम जानते हैं कि जब अंतिम भजन वो गा रहे थे तो उनके स्वर टूट रहे थे, इसलिए उसके लिए वर्णन आया कि तागा टूट गया था। अब उनका दाना, माला का दाना दाना बिखरा हुआ था। जो उनके भजन गा रहे थे उसमें एक एक शब्द आज बिखर बिखर के गाया जा रहा था, उनसे ठीक से गाया नहीं जा रहा था। तो माला का दाना बिखरने का मतलब है शब्दों की लड़ी टूट रही थी। पंजर पड़ा था, पंजर का मतलब है उनका खाली शरीर जिसमें से आत्मा निकल गई है, वो पड़ा हुआ था। तो ये तीनों ही बातें ठीक है। उनकी अंतिम अवस्था के बारे में लेखक ने इसी रूप में वर्णन किया है, तो इसका सही विकल्प है उपर्युक्त तीनों। तो आज हमने 3 चक्रों में बाल गोविंद भगत के पाठ के MCQs किए, बहुविकल्पात्मक प्रश्न किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, और इतना मैं बहुत श्योर हूँ कि इनके अंदर मैंने आपके सभी संभावित प्रश्नों को ले लिया है, और आपके लिए शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो जो इनमें से बच गया हो। अन्यथा मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि आपके सारे प्रश्न इसमें आ गए हैं। तो आप अच्छे से इस पाठ की तैयारी कीजिए, और मैं आपके लिए फिर से एक नया MCQ का कोई चैप्टर लेकर आऊँगी, और आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इसी तरह से हम तैयार करेंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनके विकल्पों को अच्छे से पहचान लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए नए से नए पाठ और नई से नई जानकारी इन पाठों के माध्यम से आती रहेगी। तब तक के लिए राजहंस पाठशाला की तरफ से मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।